हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी, जहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझते नहीं हैं, लेकिन एनसीईआरटी को हम डिकोड करेंगे, यानी कि हर उस पोटेंशियल एनसीईआरटी लाइन को समझेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी एनसीईआरटी लाइन को मैं ढूंढ के लाई हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपका एक्टिव रिकॉलिंग हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही की दिशा में जा भी रही है या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स एंड एचआईवी और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस बिकॉज क्यों दे पोजेसेस आरएनए जीनोम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका आंसर आएगा सी। मैं फास्ट जा रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको पॉज कीजिए, आपका आंसर बताइए और बाद में रीचेक कीजिए कि आपके आंसर सही भी है या नहीं। तो ये कहाँ से लिया था मैंने क्वेश्चन, वो इसे लिया था कि एड्स किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, उसे हम एचआईवी बोलते हैं। और ये क्यों उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है, क्योंकि इसके पास आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। कौन सी मोड से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा शेयरिंग यूटेंसिल्स, क्योंकि एचआईवी को ट्रांसफर करने के लिए लिक्विड का ट्रांसफर होना कंपलसरी है। अगर लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है तो ही क्या कह सकते हैं हम कि एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पे ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर नीडल्स में थोड़ा सा भी ब्लड हो उस पेशेंट का जिसे एचआईवी है, और अगर वही नीडल किसी एक नॉर्मल को या हेल्दी पर्सन को दिया जाए तो उसे भी क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। तो क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया था, इट इज इम्पोर्टेंट नोट दैट एचआईवी और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि उनमें अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट हो भी रहा है तो सीमेन का ट्रांसफर होना कंपलसरी है, तो भी क्या हो जाएगा, एड्स ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा सेल एचआईवी की फैक्ट्री ड्यूरिंग इन्फेक्शन काम करता है। तो इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो पहले सारे एमसीक्यू जो भी ऑप्शन है उसे पढ़िए और फिर ही आंसर देना, क्योंकि इसका आंसर आता है बी, मैक्रोफेज। बहुत से बच्चों ने ये दिया होगा लेकिन ये आंसर गलत है, ये उसे किल करता है। मैंने फैक्ट्री का है, फैक्ट्री का मतलब क्या होगा, एक का कन्वर्जन दो में होगा, कुछ तो प्रोड्यूस होगा। और एचआईवी का यही प्रोडक्शन हो या सेल डिवीजन हो, सेल ग्रोथ हो, मैक्रोफेज में होता है, टी सेल्स में नहीं होता। मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस, दिस वे एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इन विच सेल डायरेक्टली लीड्स टू द इम्यून डिफिशियंसी इन एड्स। एड्स में इम्यून डिफिशियंसी जो होता है वो किसकी वजह से होता है, रिडक्शन किस में होता है, हेल्पर टी सेल्स में होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में नहीं होता। और क्योंकि टी सेल्स का और एचआईवी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये हेल्पर टी सेल्स का नंबर ही कम कर देता है। क्योंकि यही क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं बाकी के इम्यून सिस्टम को कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो वायरस हमारे अंदर या वायरस हो या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया है और हमें हमारी बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो एचआईवी क्या करते हैं, इसी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है उसकी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि कोई पैथोजन अंदर आया है। तो एनसीईआरटी लाइन मैंने कहाँ से लिया था, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स की वजह से क्या होता है, एचआईवी इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके बाद एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन फर्स्ट शोज सिम्टम्स सच एज फीवर, डायरिया, वेट लॉस ड्यूरिंग। हमें पता है कि एचआईवी के क्या होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। उसमें से कौन से फेज में, उसमें से फर्स्ट फेज में ये सारी होता है। तो फर्स्ट फेज को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन फेज। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब क्या, वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फेज। तो हमने कहाँ से लिया था, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके बाद एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट जो की जाती है वो क्या डिटेक्ट करती है, वो डिटेक्ट करती है एचआईवी एंटीजेंस को या एंटीबॉडीज को।
यानी कि एलाइजा जो भी टेस्ट है, इम्यूनो जो टेस्ट है वो क्या करती है, एक तो एंटीजन टेस्ट करती है या एंटीबॉडीज टेस्ट करती है। डीएनए टेस्ट करने का कोई इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, तो ये दोनों भी ऑप्शन स्पेसिफिक कट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा, HIV एंटीजन और एंटीबॉडी ही बचता है। तो मैंने कहा से लिया था, वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एज इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेटेंट एस। तो आपको ये भी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसका फंक्शनिंग नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगेन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज, एड्स की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, उसकी ट्रीटमेंट सप्रेसिव होती है, यानी कि जो भी एड्स की ट्रीटमेंट है वो क्यूरेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी दवाई अब तक पता नहीं चली है जो इसे एड्स को पूरा क्यूरेट कर सके, कोई वैक्सीन भी अब तक अवेलेबल नहीं है, और रिवर्सिबल तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ सप्रेसिव, यानी कि हम सिर्फ उसे सप्रेस कर सकते हैं, उसका जो भी नंबर है वो कम कर सकते हैं, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं हम, एज बढ़ा सकते हैं, लिविंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। तो मैंने कहाँ से लिया था, ट्रीटमेंट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। उसके बाद विच ग्रुप इज एट हायर रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया, या जिन्हें कैंसर है, ऐसे जो भी है जिन्हें ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। इस हीमोफीलिया में क्या होता है, उनका जो RBCs है वो ठीक नहीं है, तो उन्हें हर हफ्ते या हर मतलब महीने में 2 बार वगैरह ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो अगर उन्हें ऐसा कोई ब्लड दिया जाए जिसमें HIV के वायरसेस है तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है। इंडिविजुअल हु रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये मैंने डायरेक्टली ही लिया था। उसके बाद अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स मे बी, मतलब इन्फेक्शन तो हुआ है और सिम्टम्स यानी कि ऐसे सिम्टम्स जहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेल्पर T सेल्स कम हो रहे हैं, उसे कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स में हम क्या बोलते हैं, कितने दिनों के बाद होता है वो, 5 to 10 ईयर्स होता है, यानी कि जो भी लैग पीरियड है, अनरिस्पॉन्सिव पीरियड है वो 5 to 10 ईयर्स का है। उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि 10-15 साल बाद पता चल जाता है कि उसे HIV का इन्फेक्शन हुआ था। पीरियड में वैरी यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। उसके बाद HIV इन्फेक्टेड पर्सन बिकम्स वनरेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज, क्योंकि जो भी मैंने जैसे कहा कि उसका लास्ट स्टेज में वो क्या होता है, इन्फेक्शंस को वनरेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका हेल्पर T सेल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। जो भी सिग्नल देगा, मतलब जो सिग्नल दे रहा है पूरी बॉडी को कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो पैथोजन आया है, उसे किल करना है, अगर उसका ही नंबर कम हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल कौन देगा, आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिव कौन करेगा, एक्टिव करने वाला ही क्या हुआ है, कम हुआ है, वही मर चुका है। उसकी वजह से क्या होता है, वो HIV पर्सन जो है वो बाकी के डिजीज को भी प्रोन हो जाता है। द पेशेंट बिकम्स इम्यूनो डिफिशिएंट, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि वो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को ही क्या करता है, लो करता है। अगेन विच प्रॉपर्टी ऑफ एड्स इंडिकेट दैट इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ बट डेवलप्स ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी कि वो बाय बर्थ नहीं है। आप उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, क्योंकि ये एक्वायर्ड होता है, आपको पता होगा एक्वायर्ड, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज है ये, तो ये बचपन से नहीं होता है। The deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual indicating it not a congenital disease, यानी कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसके बाद which structure feature enables HIV to integrate its genetic material into the host DNA, ऐसा क्या है HIV के पास जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के DNA में इंटीग्रेट कर सकता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, RNA जीनोम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम है जो क्या कर सकता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता, यानी कि वो क्या करेगा, अपना RNA बिल्कुल होस्ट के DNA की तरह क्या करेगा, बना देगा, जिसकी वजह से होस्ट ये जो DNA सैंपल है वो
होस्ट का डीएनए है या इस HIV का डीएनए, ये पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे निकाल नहीं सकती है, उसे वॉश आउट नहीं कर सकती। तो ये 2 चीज़ों की वजह से ही क्या होता है, वो अनक्यूरेबल है अभी तक। Replicates to form viral DNA with the help of reverse transcriptase. The viral DNA gets incorporated into the host cell DNA. तो ये DNA वायरल DNA कैसे बना है, एग्जैक्टली सेल के DNA की तरह बन चुका है, तो हम उसे क्या कर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पर्सन HIV को एक्सपोज हुआ है लेकिन नेगेटिव टेस्ट कर रहा है आफ्टर 2 वीक्स, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वो टाइम लैग है बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, यानी कि उसकी बॉडी अभी क्या कर रही है, इन्फेक्शन फॉर्म कर रही है लेकिन अभी अपीयर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ठीक ठाक तो लगता है लेकिन उसे HIV हो चुका है। तो मैंने कहाँ से लिया था, टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम 3 months टू यूजुअली 5 to 10 years। मैंने एक ही क्वेश्चन घुमा के 2 बार बताया है आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डायरेक्टली पूछा था, अभी मैंने थोड़ा सा इसे घुमा के पूछा है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते, एक ही लाइन से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट है, व्हाई इज एड्स क्लासिफाइड एज सिंड्रोम। इसे सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? अगर आपको पता होगा सिंड्रोम हम किसे कहते हैं, तो इसे सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्या है, सेवरल सिम्टम्स है, यानी कि सिर्फ एक ही सिम्टम नहीं है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो ये हर किसी को, मतलब जिस यहाँ पे सिंड्रोम पता था, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, एक या 2 ही सिम्टम्स नहीं है। तो सिंड्रोम्स मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये आप हर जो जिसे सब सिंड्रोम कहते हैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इज डायरेक्टली प्रिवेंटेड इफ एनवेलप ऑफ HIV इज डिस्ट्रॉयड। यानी कि हमने क्या कर दिया, जो भी HIV का एनवेलप है, जैसे हमें पता है कि ऐसे HIV का एनवेलप जो होता है, अगर हमने उसे क्या कर दिया, कट कर दिया, या उसे क्या कर दिया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कौन सी स्टेप हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एंट्री इनटू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज में एंट्री करने के लिए इसे क्या करना, इसे कैसे जरूरत है, एनवेलप की जरूरत है, और यही अगर डैमेज हो चुका है तो मैक्रोफेज में एंट्री नहीं कर पाएगा और इसका क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिया था, ग्रुप ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस विच हैव एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। तो ये तो बात हो गई हमारी MCQs की। तो मैंने ऐसे ही एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं किसके लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, तो आप उससे भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपके सही आए हैं, कितने क्वेश्चन सही आए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत आए हैं। और जितने भी गलत आए हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी वापस जाके उन्हें एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको बोर्ड्स के लिए भी ऐसा चाहिए तो बोर्ड्स के लिए भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं, अब उसे भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको वहीं पे मिलूंगी। थैंक यू।